Good afternoon, guys, and welcome to my digital platform. And today we are going to discuss the mathematics syllabus of class 12th of 2021 to 22 बैच। और आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमारा जो सिलेबस है, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई गेम खेलने से पहले हमें पता है बेटा कि कोई गेम खेलने से पहले हमें गेम के रूल समझने होते हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैथमेटिक्स के कम से कम सिलेबस तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग सारे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास 6 यूनिट होते हैं। ठीक है, और उस 6 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनका क्या वेटेज है, ये सारी चीज़ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है कि देयर आर द 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है हमारा क्या बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पेपर होता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पेपर होता है, मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है कि ये जो 100 मार्क्स है, ये बेटा हमारा 80 मार्क्स। ठीक है, और हमारा ये 20 मार्क्स के ऊपर जो है पूरा सब्जेक्ट जो है एक तरीके से डिवाइड रहता है। अब जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा होता है रिटन पेपर। ठीक है, 80 मार्क्स पे हमारा होता है रिटन पेपर। ठीक है, रिटन पेपर जो हमारा बनता है बोर्ड में, वो बनता है क्या बेटा, वो बनता है 80 मार्क्स के लिए। ठीक, और ये जो 20 मार्क्स है हमारे लिए, इसे बोलते हैं क्या, इसे हमें समझना होता है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, ये स्कूल पे डिपेंड होता है किस तरीके से हमको देखना है। मतलब कहने का ये मतलब है हमारा कि 100 मार्क्स का जो आपका पूरा सब्जेक्ट है वो 80 और 20 इस रेशियो में रहते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होता है और 20 मार्क्स हमें जो है स्कूल से मिलते हैं, जिन्हें इंटरनल असेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो रिटन पेपर होता है वो कैसे होता है और वो मतलब किस तरीके से उसका पूरा टॉपिक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं क्या कि हमारे पास देयर आर 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट हैं और सभी यूनिट में क्या होता है, फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होता है कि ये पूरे 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। मतलब इसका जो वेटेज है आपके पेपर में वो 8 मार्क्स का है। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट आता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमारा कौन सा है, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा हमारा जो है वो 10 मार्क्स के लिए आता है। आपने 11th में अलजेब्रा पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स का अगर कोई पूछा जाता है 11th सेक्शन में तो वो है अलजेब्रा का सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अलजेब्रा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलिए हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड यूनिट क्या है बेटा, हमारा थर्ड यूनिट है कैलकुलस। ठीक, कहते हैं अगर जिस बच्चे को कैलकुलस ना आए तो फिर इसका मतलब है कि उसके मार्क्स तो अच्छे नहीं आएंगे, पास शायद ही हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैलकुलस मैथमेटिक्स की जान है क्लास 12th में। ठीक है, कैलकुलस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसका वेटेज भी देख लीजिए आप। अगर 80 मार्क्स का अगर कंपेयर किया जाए तो 80 मार्क्स में इसका वेटेज कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे कैलकुलस का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोग 1 बाई 1 उसमें उसके जो सब पार्ट हैं, उसके जो टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हमारा जो फोर्थ यूनिट होता है वो हमारा क्या है बेटा, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है, वो पूरा जो है 14 मार्क्स का पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेक्टर और उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, 5वां यूनिट हमारा क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। आप देखे होंगे आपने 11th में एक सेक्शन पढ़ा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी में हमने एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से। ठीक, तो वही यहाँ पे हम लोग उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सेक्शन है और यहाँ से हमेशा बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्या कि, और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से बड़े क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट आता है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप 11th में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। उसका वेटेज कितना है, 8 मार्क्स का। ये पूरा टोटल जो होता है बेटा, ये टोटल पूरा 80 मार्क्स का इस तरीके से आपका पूरा पेपर बनता है। ठीक है, चलिए तो कहने का ये मतलब है ये पूरे 6 यूनिट हैं। ठीक है, और पूरे 6 यूनिट पूरे 80 मार्क्स के लिए आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा जो यूनिट है वो किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे पहला यूनिट कितना है, अब अगर आप देखेंगे इस यूनिट का जो वेटेज है वो कितना है, वो टोटल है बेटा क्या, 8 मार्क्स के लिए। कितना है, 8 मार्क्स के लिए। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ना क्या है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे आप टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या पढ़ेंगे सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये सारी बातें। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो हमारा क्या है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इन शॉर्ट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपको उसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसका सब पार्ट है, आगे चलेंगे, कंपोजिट फंक्शन है, फिर आपका क्या है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है क्या, रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्वर्स फॉर्म नहीं पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नई चीज़ क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनके इन्वर्स फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। उनको जो है इन्वर्स फॉर्म में हम लोग उनका ये देखेंगे कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वहाँ पे उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल वैल्यू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये पूरे 2 चैप्टर जो है वो फर्स्ट यूनिट में आपके पूछे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारी, अलजेब्रा। ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स पूरे सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है। और आपको पता है कि इसका जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का बेटा, वो है 10 मार्क्स का, ठीक। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मैट्राइसिस पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है क्या बेटा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट के बारे में। जो मैट्राइसिस होता है उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं, मतलब यहाँ पे इस तरीके से साइन आपका यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, 2, 4, 6 और 8 इस तरीके से, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बेटा, बी है। तो कहने का मतलब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये क्या है, ये 2 क्रॉस 2 होता है, ठीक। जैसे मैंने बोला क्या 1, 2 और 3, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी एक मैट्रिक्स है आपका। क्या है मैट्रिक्स, इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ रो 1 है और इसके कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो इस तरीके से जितने रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे वो सारे किस में होंगे बेटा, मैट्राइसिस के अंदर, ठीक। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्या बेटा, डिटर्मिनेंट, ठीक। तो डिटर्मिनेंट में हमारा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से सिंबल बनता है। डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग कोई भी डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो हम लोग इससे लिखेंगे इस तरीके से 1, 2 एंड 3, 4 ऐसे करके, ठीक। तो कहने का मतलब है 2 वर्टिकल, मतलब इनके जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये सीखेंगे कि यहाँ पे मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट के बीच में इनका साइन इस तरीके से होता है, मतलब सारे ऑपरेशन लगभग वैसे ही हैं, ठीक है। अब जैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अलजेब्रा है क्या बेटा, 10 मार्क्स के लिए, उसमें हम लोग 2 टॉपिक ये पढ़ेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे उसको। चलिए, अब आ जाते हैं क्या बेटा, मैथमेटिक्स की माया में आपका स्वागत है। कहने का ये मतलब है हमारा कि कैलकुलस की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ कैलकुलस में पहला टॉपिक हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लास 11th में आपने देखा होगा, क्लास 11th में 7 मार्क्स के लिए आपका पूछा जाता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक। वहाँ पे कैलकुलस का सबसे छोटा सेक्शन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक सीखना है तो आप 11th की बुक से ज़रूर आप पढ़ के आइए, ठीक। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ये पढ़ेंगे भाई कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते थे भाई s टेंड्स टू 0, इस तरीके से समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा लिमिट का अपडेट वर्जन एक तरीके से जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहने का ये मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन या कंटिन्यूटी जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं इसका क्या एप्लीकेशन है। एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक।
रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट का मतलब हमारा ये हो गया कि इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज है, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे करके। उसके बाद फिर आगे मैक्सिमा मिनिमा, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए यहाँ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मतलब कुल मिला के इसके अंदर आपको देखा जाए तो 3 या 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहली बुक में जो एनसीईआरटी की जो पहली बुक होती है बेटा, वहाँ पे यहाँ तक आपका पूरा मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद वो बुक खत्म हो जाती है आपकी। जो दूसरी बुक है वो पूरा इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है क्या बेटा, वो है इंटीग्रल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस साइन के बारे में। जैसे हमको पता है कि भाई हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन में हमको पता था, हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, dy/dx। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, f(x) dx, ठीक है, ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है दोनों का। क्या है सर, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जितने भी फॉर्म बनेंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सर dy/dx अगर हम लोग लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं सर x⁴n इक्वल टू होता है n इंटू x⁴n-1, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे उसका उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगर सर हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या कि सर x⁴n अगर dx लिखते हैं तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सर x⁴n+1 अपॉन क्या होता है n+1, ठीक। तो एक तरीके से कहने का ये मतलब है कि हम लोग जितनी भी चीज़ें डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसका इन्वर्स मतलब एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर वैसे जैसे हमने पढ़ा था क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी तरीके से हम लोग इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपको समझाना है क्या, कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, वाई वी नीड इंटीग्रेशन। तो एक्चुअल में क्या होता था, जैसे हमारे पास क्या होता था पहले, जैसे मान लो कोई हमारे पास एक रेक्टेंगल होता था, ठीक। तो हम लोग बोलते थे भाई इस रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है, तो आपने बोला सर लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स आपने बोला सर एरिया इक्वल टू क्या होता है, सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेकिन ये क्या है, मैंने बोला सर स्क्वायर का क्या होता है, आपने बोला सर साइड का स्क्वायर। मैंने बोला ट्रायंगल्स क्या होता है, आपने बोला सर हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैंने बोला वॉल्यूम का क्या होगा। तो इस तरीके से आप जितने भी वॉल्यूम, कहने का ये मतलब है कोन का क्या होगा, सिलेंडर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कुछ डेफिनिट शेप ऐसे हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, जिनको हमको डायरेक्टली फार्मूला पता है, लेकिन कुछ इंडेफिनिट हैं। जैसे इंडेफिनिट का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोग क्या सीखने क्या वाले हैं। एक्चुअली में जो कैलकुलस की जो जब शुरुआत हुई थी तो हमको 2-3 बातों को बराबर ध्यान में रखना पड़ा। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफ है इस तरीके से और कोई एक फंक्शन है ऐसे, ठीक, और वो फंक्शन ऐसे मान लीजिए अगर आपका चला जा रहा है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, f(x) है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इसका जो शेडेड एरिया है वो कितना बनेगा, तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो मिनिमम पॉइंट है उसको a मान लेंगे, और मान लीजिए ये यहाँ तक अगर मान लीजिए वेरी कर रहा है तो हम लोग इसको एक मिनिमम पॉइंट क्या मान लेंगे बेटा, b मान लेंगे, ठीक। क्या मान लेंगे सर, b मान लेंगे। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि ये जो शेडेड हिस्सा है ये देख रहे हैं आप, इसका जब एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट a हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी b, और ये f(x) और यहाँ पे dx, ठीक है। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि जो इनडेफिनिट जो शेप होते हैं, ठीक है, मतलब इनडेफिनिट जो फंक्शन होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे शेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद हमारा क्या बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशंस के बारे में अगर आप देखोगे तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे आपने पढ़ा पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक होता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा सर, यहाँ पे जो
डेरिवेटिव होंगे वो होंगे। इसका मतलब है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे रहेगा। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा वहाँ पे dy/dx इस तरीके से ऐसे करके कुछ ना कुछ उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमको इसमें जो भी इक्वेशंस पढ़ेंगे वहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब वो वहाँ पे उस सेक्शन में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का ये मतलब है कि ये टोटल कैलकुलस में देखा जाए तो ये टोटल पूरे 5 टॉपिक हैं जो कैलकुलस की जान है, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस आगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये एक शॉर्ट इंट्रो है। उसके बाद हमारा आता है क्या, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका सेक्शन कितना है बेटा, ये आपको आता है क्या 14 मार्क्स का। ये 14 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन इसमें दो बड़े सेक्शन हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। पहला पढ़ेंगे क्या बेटा, वेक्टर। अब वेक्टर थोड़ा सा ये फिजिक्स का पार्ट है, आप वहाँ पे देखे होंगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मतलब एक तरीके से वेक्टर के बारे में बहुत बेसिक जानकारी जो भी रहेगी उसको हम लोग आपको सिखाएंगे। बाकी फिजिक्स का बहुत सारा हिस्सा यहाँ पे आपका यूज किया जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा आता है क्या बेटा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, हमने अभी तक लाइंस के बारे में पढ़ा, जो 2D शेप होते हैं उनके बारे में पढ़ा, लेकिन हमने प्लेन के बारे में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम चीज़ें क्या होता है बेटा, वो प्लेन के बारे में सीखेंगे, उनके एंगल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग इसके अंदर देखेंगे वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है क्या बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक। 5वां यूनिट है और ये लगभग 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था क्या, लीनियर इनइक्वलिटीज़, ठीक है। तो वहाँ मैंने अभी क्या बताया आपको, वहाँ पे आपने इन ऑपरेटर्स का यूज किया होगा। कौन सा, सर लेस देन का साइन, सर ग्रेटर देन का साइन, सर लेस देन इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो साइन होते हैं बेटा, ये आपको लीनियर इनइक्वलिटी में आपको पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग उसी को मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन टू द टर्मिनोलॉजी सच एज कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग मतलब यहाँ पे जो इक्वेशंस फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा कि जैसे x + y ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे 4 लिखा गया। एक मान लीजिए हमने बोला क्या कि मैंने बोला 2x - y इज़ लेस देन इक्वल टू, मैंने बोला क्या 8, ठीक है, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कहने का मतलब है इससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग कॉमन रीजन निकालेंगे। और उस कॉमन रीजन को जैसे आपने ग्राफ जब आप बनाए होंगे तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कि जब कॉमन रीजन बनाएंगे तो वहाँ पे हमको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा क्या, हमको मिलेगा फिजिबल एंड इनफिजिबल क्या होता है रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब होता है बेटा बाउंडेड और अनबाउंडेड। जो बाउंडेड मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ग्राफ का एक सोल्यूशन पॉइंट होगा। मतलब कहने का मतलब है वो सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग और भी सीखेंगे क्या, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे ग्राफ का ये पूरा सेक्शन है, मतलब यहाँ पे ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सेक्शन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट, प्रोबेबिलिटी। ये पूरा 8 मार्क्स का पूछा जाता है सेक्शन। और आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग बेटा क्लास 11th में थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ के जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा बेस थ्योरम से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है क्या, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आपने देखा था 30% डिटेक्शन हुआ था, तो ये दोनों टॉपिक कट गए थे आपके, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपके कट गए थे। तो कहने का ये मतलब है कि लेकिन इस बार कोई भी टॉपिक अभी तक कटा नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है, तो हम लोग यही मान चलते हैं कि हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि पूरा 80 मार्क्स का सेक्शन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके पूरे 6 यूनिट हैं, ठीक है। वो कैसे पढ़े जाएंगे वो एक एक क्लास में मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि 80 मार्क्स का ये पूरा हमारा एक शॉर्ट इंट्रो था, और मैं कोशिश करूँगा हमेशा कि आपको आसान भाषा में समझाने की, ठीक है। और आशा करता हूँ कि चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा टॉपिक के ऊपर रहेगा, ठीक। तो चलते हैं, थैंक यू।